टाइगर की साइट मेजेस्टिक होती है। टाइगर भारत का नेशनल एनिमल है। टाइगर सस्टेनेबिलिटी का सिंबल है। टाइगर है तो जंगल है। और आज वाइल्ड लाइफ और टाइगर कंजर्वेशन पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एडिशनल सर डायरेक्टर आपका। जनरल प्रोजेक्ट टाइगर और साथ ही मेंबर सेक्रेटरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। डॉक्टर गोविंद, टाइगर के बारे में जितना भी पढ़ लो उतना कम है। मुझे बड़ी रोचक बात पता लगी कि हम टाइगर की काउंटिंग कैसे करते हैं कि उसके जो स्ट्राइप्स हैं वो यूनिक है, यानी किसी दो टाइगर्स की एक स्ट्राइप नहीं हो सकती। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम देख हमारी उंगलियां हैं तो उनको फिंगरप्रिंट्स हमेशा हर इंसान की दूसरे इंसान से फिंगरप्रिंट्स अलग होती है। उसी तरीके से जो बॉडी स्ट्राइप्स होती, ब्लैक स्ट्राइप्स होती टाइगर के ऊपर, एक टाइगर की बॉडी स्ट्राइप दूसरी टाइगर की बॉडी स्ट्राइप बिल्कुल डिफरेंट होती है। सिर्फ बॉडी स्ट्राइप की बात नहीं, इवन सन स्पॉट्स जो होते हैं उनके माथे आईब्रोज जो होती है वो भी सन स्पॉट्स भी एक टाइगर से दूसरे टाइगर से डिफरेंट होते हैं। इसी बेसिस पे इसी से हम टाइगर्स की काउंटिंग कर रहे हैं। बेसिक हमारा प्रिंसिपल तो फिर अब 2024 में हम नवंबर में क्या काउंट है अब टाइगर्स का? जी, हमारा 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बेसिस पे हमारे पास करीब 2000 उसमें करीब 3682 टाइगर्स काउंट किए गए थे। अब फिर से हम दोबारा ये काउंट 2026 में आंकड़ा बढ़ रहा करेंगे। तो आंकड़ा अभी तक तो बढ़ ही रहा है। देखते ये पिक्चर क्या आती है हमारे। तो डॉक्टर साहब, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करते हैं तो बीते कुछ वर्षों में टाइगर्स की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो कुछ की हाइलाइट्स अगर आप शेयर करना चाहे, किस तरह ये प्रोजेक्ट टाइगर का आइडिया कंसीव हुआ? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, क्योंकि उसमें जब देखा कि हमारी जो टाइगर की पॉपुलेशन लगातार पोचिंग या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से बहुत कम होती गई थी। 2000 से कम रह गए थे करीब 1400-1800 के बीच में। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। उसमें से मात्र 9 टाइगर रिजर्व्स थे पूरे देश में जी। अब इस अंतराल में बीच में बहुत इसमें सफर तय किया प्रोजेक्ट टाइगर में, कई जो समस्याएं भी आई। 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी और आज वर्तमान में हमारे पास बिकॉज इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत और जिसमें प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे इवन हमारी सोसाइटीज हो, हमारे लोकल कम्युनिटीज हो, सब ने मिलके इस प्रोजेक्ट टाइगर को आगे बढ़ाते हुए हमारे टाइगर्स को बचाया। तो आज की तारीख में हमारे पास करीब 3700 के करीब टाइगर्स हैं। और जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था उस समय सिर्फ मात्र 9 टाइगर्स थे। आज की तारीख में 57 करीब 57 टाइगर्स, 57 टाइगर रिजर्व। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो टाइगर रिजर्व होता क्या है? क्या टाइगर रिजर्व में टाइगर है या बाकी वाइल्ड लाइफ भी है? हाँ, टाइगर सिर्फ एक वही नहीं है, एक एनिमल नहीं है। जैसे आपने बताया कि एक नेशनल एनिमल भी है, इसको हम फ्लैगशिप स्पीशीज भी कहते हैं और इसको कीस्टोन स्पीशीज भी कहते हैं। कई लोग इसको पल्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कहते हैं। टाइगर सब आपने पूछा ये है क्या? ये किसी भी एरिया को जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन है उसको बचाना है, उसमें कोर और बफर को डिमार्केट किया था, उस पूरे कंबाइंड कंपोजिट लैंडस्केप को टाइगर रिजर्व बोलते हैं, उस नोटिफाई होता है वो। जी। तो अब तक जो टाइगर रिजर्व मैंने बताया करीब 57 टाइगर रिजर्व, और भी कुछ टाइगर रिजर्व बनने की आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो और करीब हमारे पास आज की वर्तमान में करीब 78,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कंट्री का है वो टाइगर रिजर्व से आच्छादित है। और हमारे पास हमारे देश में जो टाइगर पॉपुलेशन, अगर वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन पूरे ग्लोब में देखी जाती है वर्ल्ड में, तो 70% हमारे पास हमारे देश में इंडिया द बिगेस्ट। डॉक्टर गोविंद, टाइगर रिजर्व जब इतने कामयाब होते हैं तो उससे टाइगर अगर फलता फूलता है, जंगल को क्या फायदा होता है? जंगल भी फलता फूलता है, कैसे प्रकृति फलती फूलती है? बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि टाइगर इज कंसिडर्ड एज द पल्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर टाइगर है तो जंगल भी। बड़ी सिंपल सी बात है। अब एक पर्टिकुलर लैंडस्केप को टाइगर रिजर्व हमने घोषित किया, उसमें अब हम टाइगर को बचा रहे। टाइगर को बचाना सिर्फ टाइगर की पॉपुलेशन नहीं बचानी है, उसका हैबिटेट भी बचाना है। उसका हैबिटेट के साथ में और चीज़ है, उसका प्रे बेस, हिरन,
सांबर, चीतल, Right. बाकी जो भी जानवर हैं, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, सब अपने आप बढ़ जाते हैं। एक फ्लैगशिप की तरह हम टाइगर को मानते हैं। वो बचेगा तो बाकी सारे जानवर बच डॉक्टर जाएंगे। साहब, एक और बात सुनने में आती है कि जैसे नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हो रहे हैं मगर हैबिटेट उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। हैबिटेट तो उतना ही है, तो उस पे क्या काम किया जा रहा है? हाँ, ये हमें हमेशा चैलेंज रहा, क्योंकि हम बहुत हमारी फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमें लोगों को ज़रूरत भी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो हैबिटेट, जब टाइगर बचाओ साथ में उसके हैबिटेट को भी मैनेज किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जो एडजेसेंट एरियाज जो हैं, जैसे टाइगर बचा रहे हैं तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की, चाहे उसमें प्लांटिंग एक्टिविटीज़ हो, चाहे उसमें नेचुरल रिजनरेशन असिस्ट करो, चाहे उसमें कई बार फेंसिंग करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे पूरी एक्टिविटी साथ में ली जा और रही है। इसमें एक हमने देखा है, जैसे उत्तर प्रदेश में पीलीभीत है टाइगर रिजर्व और फिर दुधवा है, दोनों बहुत खूबसूरत हैं, दोनों को कॉरिडोर से जोड़ा गया है, तो उससे फिर वो माइग्रेट भी करते हैं एनिमल्स। तो आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि ये कॉरिडोर सुरक्षित रहे? जैसे 2 टाइगर रिजर्व है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पीलीभीत है, वो तेराई एरिया लैंडस्केप है, और पीलीभीत या उसके साथ अपना दुधवा, और उसके बीच में जो भी फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, जो जिसको रिजर्व फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, या उसमें कोई रेवन्यू फॉरेस्ट भी होता है, या उन खेत भी हो सकते हैं। तो उसमें जहाँ से टाइगर मूव करता है, मैं एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करेगा, उनको मूवमेंट कॉरिडोर्स कहते हैं। तो उन मूवमेंट कॉरिडोर, उस कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं पूरी कंट्री में, पूरा मैप कर चुके हैं, जीआईएस स्केल पे मैप किया हुआ है, सबको मालूम है। उसमें हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो उसकी इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सके। बाकी तो चल रहा है, आदमी भी रह रहा है वहाँ पर, उसको खेती भी करनी है, लेकिन उनको भी इतना वहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं, उनके साथ हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। ये मूवमेंट कॉरिडोर्स है, यहाँ पर आप इस तरीके की एक्टिविटी करिए, कोई नेगेटिव ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे उसकी मूवमेंट में कोई फर्क पड़ सके। जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका क्या रोल रहता है अगर कंजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए तो लोकल कम्युनिटीज ही सबसे ज़्यादा इंगेज करती हैं। लोकल कम्युनिटीज़ का हमेशा बहुत अच्छा रोल है टाइगर कंजर्वेशन में। वो हमेशा या तो हमारी जो टाइगर रिजर्व्स की जो हमारे पार्क अथॉरिटीज़ है या पूरी गवर्नमेंट है, आइदर वो वहाँ पर इको डेवलपमेंट कमेटी का गठन करती है, उनके साथ लगातार बातचीत करती है, बैठ के करती है, और उनको लगातार टाइगर की मूवमेंट और टाइगर के बारे में या उस जंगल के बारे में हमेशा प्रोग्राम्स करते रहते हैं, एक अवेयरनेस जनरेशन करते रहते हैं। तो हमेशा वो कुछ भी अगर कोई घटना घटती, कोई पोचर आता है, कोई ऐसी घटना होने या आग लग रही, तो हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पार्क अथॉरिटीज़ को मदद करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया था, और जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए तो अप्रैल 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस की जिसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो डॉक्टर गोविंद, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की, और ये क्यों बनाया गया है अलायंस? हमारे पूरे विश्व में करीब 7 मेगा कैट्स हैं, बड़ी कैट, वैसे स्पीशीज बहुत होती है कैट्स, छोटी बिल्ली भी होती है, कई डेजर्ट कैट भी होगी, या आपकी जंगल कैट भी है, चाहे कैरिकल, देयर आर स्मॉल कैट्स। बट जो मेगा कैट्स हैं, जैसे आपका लायन है, आपका टाइगर है, आपका स्नो लेपर्ड है, आपका पैंथर है जिसको लेपर्ड बोलते हैं, या स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, या जगुआर है, ये 7 बिग कैट्स हैं, मेगा कैट्स बोलते हैं। ये मेगा कैट्स अगर पूरा विश्व में देखा 96 कंट्रीज में मिलती हैं ये सारी। तो हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं में किसी न किसी स्पीशीज, किसी बिग कैट का हमेशा कंजर्वेशन में प्रॉब्लम रहती है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, क्योंकि इसलिए घोषणा की कि हमारे देश ने, हमारी कंट्री ने एक लीडरशिप की है मेगा कैट्स को बचाने की। प्रोजेक्ट टाइगर अपने आप एग्जांपल है। नॉट ओनली प्रोजेक्ट टाइगर, हमारे देश में हम ऑलरेडी 5 मेगा कैट्स हैं, अगर चीता को भी इंक्लूड करते, क्योंकि चीता अभी आ चुका है। चीता 1950 में तो विलुप्त हो गया था। हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा। तो इन सारी मेगा कैट्स हमारे पास हैं, और इसको हमने बहुत बिल्कुल एक लीडरशिप का काम किया पूरे वर्ल्ड में, वी हैव ऑलरेडी शोन। और इंटरकॉन्टिनेंटल जो आपने चीता बताया, पहले चीता हमारे पास 1950s तक था, वो एक्सटिंक्ट हो गया, और 70 साल बाद फिर से हमने इस चीता को यहाँ पर लेके आए। इसकी बड़ी रोचक कहानी है। 1950s में इसका एक अपने आप में मालूम था, ये चीता डिक्लाइन हो रहा था, जो हमारा
इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो गठन हुआ था तभी लग गया पता। फिर 2009 में यहाँ बीकानेर में एक जगह है गजनेर में, वहाँ पर इंटरनेशनल सिंपोजियम हुआ था। तो चीता लाने के बाद उसमें की थी कि हवा बाद में सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाए, तो पुनः दोबारा 2020 में यस मिला कि आपको इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे जहाँ पर बेस्ट हैबिटेट है इस चीता को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। इसी के चलते हुए 2022 में हमने नामीबिया से हमारे पास चीता है, 8 चीता पहले आए। उसके पश्चात 2023 में और 12 हमारे पास चीता साउथ अफ्रीका से आए। उनके बच्चे कुछ मरे भी, कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि बिल्कुल नया लैंडस्केप है, नया एरिया है, तो नई यहाँ उनके लिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं डॉक्टर गोविंद, हम चीता रीइंट्रोड्यूस इसलिए कर पाए क्योंकि 1950 से पहले भारत में उनका हैबिटेट था। जैसे 7 बिग कैट्स हैं, उसमें प्यूमा, जैगुआर हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कभी थे ही नहीं भारत बिल्कुल में। नहीं, जो स्पीशीज हमारे देश में पूर्व में नहीं थी उनको हम अभी कोई ऐसा हम नहीं कर सकते। जो इंडिजीनियस है उन्हीं जो इंडिजिनस स्पीशीज है जो हमने पहले को खो दिया, उसको दोबारा हमारी अपनी कमिटमेंट है दोबारा स्पीशीज को लाने के लिए। जी जी जी। इसलिए चीता हम लेके आए। इसमें हमने पूरा हमारे भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर वहाँ पर कुछ साइट्स का चयन किया, कौन सी साइट्स बेस्ट हो सकती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइट है कूनो नेशनल पार्क एमपी में, वहाँ पर चीता छोड़े, वहाँ पर बच्चे भी हुए और आज की तारीख में 24 चीता वहाँ हमारे इंडियन लैंडस्केप में है। जी जी, काबिल तारीफ है। डॉक्टर साहब, आपने बिग कैट्स के साथ साथ पक्षियों पे भी काफ़ी काम किया है, आपकी पीएचडी भी पक्षियों संबंधित रही है, तो बर्ड्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासकर द ग्रेट इंडियन बस्टर की बात अगर करें तो? मुझे मौका मिला ग्रेट इंडियन बस्टर में, जब मैं एज ए मुख्य वन संरक्षक वहाँ पर जोधपुर में था, तो वहाँ पर एक डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में। तो वहाँ पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर जो सबसे बड़ा एक बस्टर स्पीशीज, सबसे बड़ा ग्रासलैंड स्पीशीज वहाँ मिलता था। इसकी हमारी पॉपुलेशन को 150 से ज़्यादा। ये तस्वीर हम देख रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो ये बस्टर्ड को बचाने का वहाँ पर हमने स्टार्ट किया काम। तो जैसे हम बोलते हैं टाइगर इज द पल्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बस्टर्ड इज द पल्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कि ग्रासलैंड भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसलमेर एरिया, वहाँ पर ग्रासलैंड की महत्व सिर्फ वहाँ का एक जो चरवाहा वो समझ सकता है, क्योंकि वहाँ कई जगह खेती नहीं हो सकती क्योंकि पानी बरसात में होती है। तो चरवाहा को मालूम है ग्रासलैंड इंपॉर्टेंस क्या, और ग्रासलैंड बचाने के लिए कोई फ्लैगशिप स्पीशीज है, वो है बस्टर्ड। तो इस बस्टर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। अभी भी ये स्पीशीज, और इंडिया का सबसे लास्ट जगह यही है जैसलमेर, जहां पर अभी बस्टर्ड बचा हुआ है। ग्लोबल की पॉपुलेशन में। और बस्टर्ड की खूबसूरत तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन वो तस्वीर आप देख नहीं पा रहे, मैं चाहूंगा आप थोड़ी बयां करें, जिसमें डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज ने 54 डिग्री सेल्सियस में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया है ताकि वो ये फोटोग्राफ निकाल सकें। अब वो एक बार मौका, गर्मी का महीने में वहाँ पर एक बस्टर्ड को हमें उसको देखना था, उसका बिहेवियर, क्योंकि जब उसको बचाना होता तो उसका बिहेवियर देखना जरूरी होता। तो टेम्परेचर हाइट में बैठ के उस चिड़िया को देखना बहुत टफ था, कि बहुत 50 to 54 डिग्री तक पहुँच जाता टेम्परेचर वो गर्मी में। तो जो कपड़ा था उसको बार बार गीला करके फिर बांधना पड़ता। तो वो अपने जो फील्ड के जो अपने अनुभव वो अलग ही रहते हैं पूरे। डॉक्टर साहब, फील्ड का एक और अनुभव है जो काफी रोमांचक है, आपका टाइगर के साथ भी इनकाउंटर हुआ है, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। हाँ, वो जिंदगी में पहले जैसे ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन किया IFS को, तो टाइगर कभी लाइफ में देखा नहीं, सिर्फ मूवीज में देखा या जू में देखा था। तो फिर मौका मिला बूंदी में ज्वाइन किया पासिंग आउट के बाद, तो पता लगा एक गांव में टाइगर आ गया। तो जॉब में बिल्कुल शुरू में जोश होता है, बट एक्सपीरियंस बहुत शून्य होता है। एक्सपीरियंस होता नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो उसी जोश में हम जब अपने टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे, गांव में डबलाना गांव था बूंदी में, तो वहाँ कि कहाँ है टाइगर, तो प्लान करते इसको भगाने का या कैसे करने का। तो सबसे आगे चल रहे थे, तो बताया कि वहाँ बैठा होता है। एक्सीडेंटली उस टाइगर के बहुत नज़दीक पहुँच गए, बाकी तो सब भाग गए। भागे, जब टाइगर दहाड़ के आता है तो मैं भाग नहीं पाया था, उस बाघ ने दबोच लिया। तो मैं नीचे, बाघ ऊपर, तो उससे मेरी रिब्स भी टूट गई 3, और पीठ पे काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई। बाघ 5-10 सेकंड ऊपर बैठा रहा। हाँ, वो बड़ा रोमांचक एक पल था। आपकी पीठ पे अभी भी पग मार्क है? हाँ, पग मार्क, क्लॉज हैं अभी, पग मार्क कह सकते हैं, अभी तक बना हुआ है। तो
लेकिन उसने कुछ किया नहीं, उसने गर्दन तोड़ी ना, मतलब मेरे को मारा, क्योंकि बाघ मैन ईटर नहीं था, उसे लगा पता, वेरी जेंटल एनिमल, उसे लगता है पता, उसने मेरे को वैसे ही छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कर पाया। आपने भी कोई रेजिस्ट नहीं किया? टाइगर के सामने कौन रेजिस्ट कर पाता है? 250 किलो का इतना बड़ा जानवर। 250 किलोग्राम का जब टाइगर ऊपर है तो उसमें कुछ नहीं कर सका। टाइगर ने छोड़ दिया, वो जाके बैठ गया। अब सिचुएशन ये थी, टाइगर मेरे को देख रहे थे, मैं उसको देख रहे थे, गांव वाले दूर से पहाड़ में बैठे देख रहे थे, छोटो डीएफओ तो गयो, दे कुड सी ऑलरेडी ब्लड जेटिंग आउट फ्रॉम माय बैक। तो बट समहाउ पूरा टीम ने वापस मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, जिंदा बच के, और उसके बाद अभी टाइगर पे ही काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू योर ब्रेवरी, वेरी नाइस। बट इससे आपको टाइगर के बिहेवियर के बारे में क्या पता लगा? उस एक छोटे से इंसिडेंट से 10-15 सेकंड का टाइगर से इंटरेक्शन था, उसके बाद टाइगर इज अ वेरी वेरी जेंटल एनिमल। इससे कोई अच्छा और समझदार कोई जानवर नहीं है, इसलिए इसको नेशनल एनिमल का दर्जा दिया हुआ है। बिल्कुल, तो नेशनल एनिमल तो टाइगर है ही, लेकिन बर्ड्स की भी हम बात कर रहे थे, हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तस्वीरें दिखाई। एक और बर्ड है जिसको आपने बहुत खूबसूरती से अपने कैमरे में कैप्चर किया है, लेसर फ्लोरिकन। हाँ, लेसर फ्लोरिकन उसको खड़मोर भी बोलते हैं। अच्छा। ये हमारे सेंट्रल लैंडस्केप में, जो हमारे सेमी लैंडस्केप में पाया जाता है। तो मैं जब भारतीय वन्य जीव संस्थान में था तो मैंने प्रोजेक्ट किया था, उसका स्टेटस सर्वे करना था। तो लगातार एक मंथ बरसात के समय बाहर रहकर इसका सर्वे करते थे, चाहे राजस्थान, एमपी या गुजरात में। तो इसको काफी नजदीक से देखने का मौका मिला। जैसे बस्टर्ड है, ये भी बस्टर्ड है, लेकिन छोटा है, ये अपना इतना सुंदर है। ये कितना करीब से निकाला है आपने फोटो? ये मेरा करीब कोई 20-25 करीब 20-22 मीटर की दूरी। इनका भी बिहेवियर होता है जो फिर पढ़ता है व्यक्ति? हाँ, हर एक ये उछलते हैं, डिस्प्ले करते हैं ब्रीडिंग टाइम में। जी, जी। और ये भी इनकी संख्या भी कम होती जा रही है, क्योंकि हैबिटेट ग्रासलैंड बहुत जल्दी से डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इकोसिस्टम में इनका भी महत्व कुछ बहुत जरूर होगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अपनी इकोलॉजी है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये अपने आप में ही हमारे किसानों के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रासलैंड में कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, ग्रासलैंड मिलती है तो ये बचाएंगे तो बाकी स्पीशीज। तो फिर जैसे प्रे बर्ड्स की बात होती है, उनकी अहमियत कैसे देखते हैं आप? प्रे बर्ड बहुत अच्छा है। मैं आपसे बात करूं, आप स्कैवेंजर्स की बात करते हैं। स्कैवेंजर्स में जैसे वल्चर्स हैं, जैसे क्लीनर्स, हम इकोसिस्टम क्लीन करते हैं। जैसे कोई जानवर मरता है उसको खा के तो उनको भी कैप्चर किया आपने? हाँ, सब अभी तक मैं करीब 900 स्पीशीज बर्ड्स को अब तक मैं कैप्चर कर चुका, करीब 1000 की स्पीशीज देख चुका हूँ। और आप उनको डॉक्यूमेंट भी करते हैं? डॉक्यूमेंट ई-बर्ड में भी करते हैं। हाँ जी। जी, डॉक्टर साहब, आपने एक आर्कटिक एक्सपीडिशन भी की थी हाल ही में, उसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। मेरे को 2023 में मौका मिला आर्कटिक सर्कल में जाने का। एंड उसका बेसिक पर्पस ये था कि हम डेली क्लाइमेट चेंज और की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। मैं खुद देखना चाहता किस तरीके से वहाँ पर ग्लेशियर्स या आइसबर्ग्स पिघल रहे थे। तो बड़ा दिन से एक ड्रीम था, तो लास्ट ईयर जून में वहाँ पर गया। मेजर था पोलर बियर एक्सपीडिशन वो करना था। तो 15 डेज हम शिप में रहे। तो वहीं से हम जोडियाक लेके जितने फ्योर्ड्स हैं उसमें जाते थे, और वहाँ पर चाहे ग्लेशियर्स हो, चाहे आइसबर्ग्स हो, चाहे वहाँ का फ्लोरा फोना हो। फ्लोरा तो है ही नहीं वहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको एनिमल सील्स, आपको वॉलरस या पोलर बियर्स मिलेंगे। तो मेरे को वहाँ मौका मिला, करीब 8 पोलर बियर देखे। और एक्सीलेंट लैंडस्केप वो है। यूँ लगता कि अगर वाइल्ड लाइफ में कोई चीज़ है मक्का मदीना तो ये आर्कटिक सर्कल है। काफी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में आपने काम किया है, चाहे वो 54 डिग्री हो या माइनस का तापमान हो। आपने 2 किताबें भी ऑथर की हैं, काफी किताबें। तो जो एक आपकी ट्रैकिंग ऑफ टाइगर के ऊपर किताब है, तो किताबों के बारे में भी कुछ बताएं। एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर जनरली क्या होता है कि आप इतना फील्ड में रहते हो कि समय मिलता है, तब मिलता है, लेकिन कई बार निकालना पड़ता है। एज ए फॉरेस्ट हैबिट होती है कि वीकली डायरी लिखते हैं हम, शाम डेली जाएंगे फील्ड में, ऑब्जर्वेशन करेंगे, टाइगर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो डायरी लिखते हैं। मैं जब रणथंबोर में था एज ए डिप्टी फील्ड डायरेक्टर, तो वहाँ पर टाइगर को काफ़ी करीबी से देखा। हमेशा टाइगर की मॉनिटरिंग करते रहते थे। उसमें चैलेंजेस बहुत थे, पोचिंग की प्रॉब्लम भी थी, स्टाफ की प्रॉब्लम भी थी। तो हर चीज़ को हमें डायरी मेंटेन किया। और जैसे वहाँ से हटा तो मेरे को मौका मिल गया, तब मैंने पुस्तक लिखी थी ट्रैकिंग टाइगर से रणथंबोर। वो पर डॉक्टर साहब, ट्रैक कैसे करते हैं? क्या कोई चिप लगाते हैं टाइगर पर? कैसे मूवमेंट ट्रैक करते हैं आप? हाँ, पहले तो जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी हमारे पास, तो टाइगर्स को सिर्फ स्टाफ अपना बीट में घूमता था, उनको पग मार्क्स देखते थे। हर एक टाइगर का
दूसरे टाइगर से पगमार्क पगमार्क भी अलग होता है। बिल्कुल यूनिक होता है पगमार्क, उसमें डायमेंशन लेते हैं, स्ट्राइड पैटर्न अलग होता है, इससे बेसिस पता करते हैं। बट वो ना सब्जेक्टिव होता था, मैं कुछ और सोचूंगा और दूसरा कुछ और, दैट इज सब्जेक्टिव। तो लेकिन उसके बाद आ गया हमारे पास जो बाकी पद्धति आ गई, ट्रैकिंग, वो कैमरा ट्रैप्स आ गए। कैमरा ट्रैप्स होता कि हम जंगल में जगह कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं, जैसे टाइगर वहां से गुजरेगा वो फोटो ले लेगा अपने आप, और उसका जो बॉडी स्ट्राइप के बेसिस पता देगा ये एक बड़ा टाइगर है। अब जो ट्रैकिंग, जो एक और तीसरा जो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास जीपीएस कॉलर है, बोलते हैं। अच्छा, या तो जीपीएस कॉलर, रेडियो कॉलर। रेडियो कॉलर मीन्स आप टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके मोबिलाइज करते हैं, इमोबिलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेटरनरी ऑफिसर्स, फिर उसके गले में हम रेडियो कॉलर बांधते हैं। और ये बैटरी कितने साल चलती है? बैटरी डिपेंड करता है कॉलर साइज पे, क्योंकि बैटरी बड़ी होगी कॉलर बड़ा हो जाए, जितना इतना बड़ा कॉलर भी करना है हमें, ठीक है। तो करीब डिपेंड कर 3 से 4 साल तक बैटरी चल जाती है। तो जैसे वो लगा दिए कॉलर, तो हमारे ट्रैकर्स जो उसके पास एक एंटीना होता है, उसके बेस से लगता है कि टाइगर का मूवमेंट। पर अगर मूवमेंट करते हुए वो कोर एरिया से बफर एरिया से गांव में आ गया, फिर क्या करेंगे आप? फिर लग जाता है पता, टाइगर टीम हमारी पीछे जाती रहती है, वो हमेशा 24 घंटे, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व रहती है उनके साथ, तो वो आप ढूंढते हैं। जैसे वहां पर गांव में आता है टाइगर, तो पहले अलर्ट कर देते हैं कि गांव की तरफ आ रहा है। अच्छा। इसलिए टाइगर को हम बचा सकते हैं गांव में जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने क्लाइमेट चेंज की बात की थी। क्लाइमेट चेंज फॉर रियल, वी ऑल आर विटनेसिंग इट। जानवरों के लिए किस तरह की समस्या है क्लाइमेट चेंज? हम देख रहे हैं कि पानी सूख रहा है, वाटर पॉन्ड्स नहीं होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कहना है? बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज से अगर पानी कम हो रहा है, बरसात नहीं हो रही, तो उसका हमारा वाटर लेवल कम होगा। अब एरिड, सेमी एरिड लैंडस्केप्स हैं, जैसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, चाहे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जब बाकी और एरियाज हैं जहाँ पर ड्राई एरियाज में हैं, वहाँ वाटर लेवल नीचे कम हो जाए, पानी कम होगा, तो हमारे जानवरों को सबसे बड़ी समस्या है कि बाहर की तरफ भागेंगे, पानी तो पीना उनको भी, तो बाहर की तरफ आएंगे तो हमेशा चांसेस उनकी कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। वो बड़े एनिमल्स की बात, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो फिर और प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई अब और भी एग्जांपल्स हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से कई बर्ड्स का भी रेंज एक्सटेंशन हो रहा है, कई बर्ड्स यहाँ से वहाँ रिशफलिंग स्पीशीज हो रही है, तो ये इम्पैक्ट तो बर्ड्स पे एनिमल हर स्पीशीज पे पड़ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब टाइगर रिजर्व्स अच्छे होते हैं तो पानी, वाटर कंजर्वेशन में भी मदद मिलती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो चलते चलते प्रोजेक्ट टाइगर को 51 साल तो हो गए, आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप? क्योंकि टाइगर को हम कह रहे हैं सिंबल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल। अब ये है कि अब प्रोजेक्ट टाइगर तो है ही हमारे पास करीब 30% पॉपुलेशन टाइगर्स से बाहर है। अच्छा। अब टाइगर्स हर लैंडस्केप को टाइगर्स अब नहीं बना सकते, तो हम ये भी सोच रहे अब बाहर के टाइगर्स को और बाहर के फॉरेस्ट को बिना टाइगर्स घोषित के भी उसको भी कैसे बचा सकते हैं। अच्छा। जो अगर स्टेट गवर्नमेंट विलिंग है बना सकती हैं, अगर वहाँ की कम्युनिटी चाहती है कि वहाँ बना दें तो बना देंगे। अगर जहाँ पर कम्युनिटी नहीं चाहती टाइगर रिजर्व को, हर जगह टाइगर रिजर्व नहीं बना सकते, तो वहाँ पर वैसे ही हम भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट से मिलके उनको बाहर के टाइगर्स को, जिसको बोलते हैं टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स, उनको बचाते हैं, उनके लैंडस्केप को बचाने की कोशिश करते हैं। अंतिम सवाल, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं जरूर चाहेंगे टूरिज्म की दृष्टि से, जब हम जाते हैं जंगल, हमें होता है पहले टाइगर देखने को मिल जाए, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, इकोलॉजी के साथ साथ क्या टाइगर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है? ये बिल्कुल सही कहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो पहले आता है कि जो टूरिज्म जो है ये अपने आप में दे आर एम्बेसडर्स, आवर एम्बेसडर्स। जैसे टाइगर देखते हैं वो बाहर जाके बोलते हैं टाइगर बहुत खूबसूरत है, इसको देखना चाहिए। तो ये पूरा मैसेज स्प्रेड होता है सबके बीच में, और मैसेज स्प्रेड होने से कि उसको बचाना है। तो एक बहुत बड़ा रोल रहा है टूरिज्म का इन वाइल्ड लाइफ एरियाज में कि टाइगर को बचाना है, इन जानवरों को बचाना है। अच्छा, अब रोल आता है कि कई जगह में टाइगर देखना है, उसमें जो नेचर गाइड जो होता है गाड़ी का जो बैठता है आपके साथ, उसका रोल है कि अगर टाइगर ना मिले तो वो इतना स्मार्ट होना चाहिए कि जंगल में बाकी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, जानवर हैं, उसको इंटरप्रेट इस तरीके से करे कि जो टूरिस्ट साथ में बैठा बोर ना हो। ये नहीं बोला मेरे कुछ नहीं दिखा, ये नहीं बोलना चाहिए उसको। मंकी कॉल, बर्ड कॉल, डियर कॉल, ही शुड फील द नेचर, वो तो जंगल फील करना चाहिए। लेकिन आज आपने जो कार्यक्रम में आके कहानियां बताई हैं, ट्रस्ट मी, लास्ट 20 मिनट्स वी हैव फेल्ट द नेचर एंड वी आर रियली एचिंग टू गो इनटू द जंगल एंड एक्सपीरियंस मोर ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइफ। वेलकम यू टू कम। Thank you very much, Dr. Govind. Thank you very much for joining us today.